जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर रात भी चांदनी की तरह अब उजली सी हो गई। जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, तेरी रोशनी नजर आई। सुहावना हर मौसम लागे, सुहावना हर मौसम लागे, बाबा तेरे करीब आए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। इन निगाहों में मेरी राहों में हम सफर हो तुम मेरे। गहरे गम जो दिल में थे, गहरे गम जो दिल में थे, हर लिए रहबर मेरे मिल गई। मंजिल मुझे मिल गई, मेरी मंजिल मुझे, बाबा तुझसे लगन लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए।
प्यार का साथ कई जन्मों का मेरे दिल को चैन मिला। सबसे हंसी यादें तेरी, सबसे हंसी यादें तेरी, जिसमें मन ये खिला खिला। वफा के रंग में रंगे हुए, वफा के रंग में रंगे हुए, सारे जग को यूं बुलाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। बाबा तुझसे प्रीत लगाए, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। and a very good evening to you। आज हम रिवीजन करेंगे और टेलीग्राम पे जो आपके प्रश्न आते हैं उससे मुझे जो फील मिलती है कि कहाँ हमें दोबारा कुछ पढ़ना है या समझाना है, समझना है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे महत्व का है प्रोनाउन का चार्ट। मैंने जैसे आपको बताया था
कि नाउन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है, बाद में हम ही, शी, इट वगैरह प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन चार्ट में फर्स्ट पर्सन देखें। इसमें सिंगुलर है आई। अब हम हमारी कोई भी बात करते हैं तो हम कभी हमारा नाम नहीं देते कि राहुल भाई को चाय पीनी है। फर्स्ट पर्सन कब कहा जाता है? जब बोलने वाला और क्रियापद की क्रिया करने वाला एक ही व्यक्ति है। आई वॉक, मैं बोला और मैं ही चलता हूं। आई ईट, मैं बोला और मैं ही खाता हूं। तब हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अगर ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी हो जाता है, हम। अगर सुनने वाला और क्रियापद की क्रिया करने वाला एक ही व्यक्ति है तो उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, यू। जैसे आप कोई खा रहा है और उसके सामने आप कहते हो कि आप खा रहे हो, तो यहाँ सुनने वाला व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति है, खाने वाली व्यक्ति, क्रिया करने वाली व्यक्ति भी सामने वाली व्यक्ति है, तो इसे हम ग्रामर में सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन, ये जब क्रिया ऐसी व्यक्ति से होती है जो न बोलने वाले में से है न सुनने वाले में से है, कोई और है, चाहे वो नजदीक खड़ी है या दूर है, वो अलग बात है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्रिया करने वाली व्यक्ति न तो बोल रही है न उसको ध्यान में रख के कुछ कहा गया है, मतलब ना वो सुन रही है, तो इस परिस्थिति हम इसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसमें सिंगुलर में पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए शी, निर्जीव वस्तु के लिए ईट आएगा और ये तीनों का बहुवचन दे होता है। और थर्ड पर्सन में पहली बार हमें 100% प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूं और मैं करता हूं तो फिर भी आप मुझे देख सकते हैं, आप जानते हैं कि कौन हमसे बात कर रहा है। इसी तरह सेकंड पर्सन आप है, मैं आपके सामने खड़ा रह के आपसे बात करता हूं, मुझे पता है मैं किससे बात करता हूं। लेकिन थर्ड पर्सन में मेरे पहले ही वाक्य में मैं ही बोलूंगा तो आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि ही यानी कौन? अशोक है, महेश है, किरण है, मैं किसकी बात करता हूं? इसीलिए थर्ड पर्सन में लगभग फर्स्ट सेंटेंस में प्रॉपर नाउन वो व्यक्ति का नाम आएगा ही आएगा, उसके बाद हम ही और शी से चालू रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये प्रोनाउन का चार्ट समझ लेना है कि बोलने वाला और करने वाला एक फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला और करने वाला एक सेकंड पर्सन, और अन्य कोई व्यक्ति क्रिया करता है जो न बोलता है न सुनता है तो थर्ड पर्सन। और आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल एस्पेक्ट, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, इसमें क्रियापद के बाद एस आएगा। ये भी मैंने आपको कई बार आपका ध्यान इस पर केंद्रित किया है। अब हम रियल रिवीजन करते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। आज भी टेलीग्राम पे ऐसे वाक्य आते हैं कि जहां नियम का पालन नहीं होता है। मुझे नियम का पालन होने के बाद भी गलती होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें इंग्लिश नहीं आती है अच्छी तरह से, तो आप शॉर्टकट में कोई भी वाक्य बनाओगे तो गलती होगी ही होगी। मैंने आपको इसका नियम बताया है मैंने आपको कि आप सबसे पहले आपका हिंदी वाक्य कागज पे लिखिए, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं और लिखते हैं, या आपका हिंदी वाक्य हो गया। नंबर 2 पे आएगा यही हिंदी वाक्य हिंदी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी नियम के अनुसार। और जब आप नंबर 2 का ट्रांसलेशन नंबर 3 में करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, तो आपकी गलती कम हो जाएगी। लेकिन आप सीधे नंबर 1 से नंबर 3 पे आने का प्रयत्न करेंगे तो गलतियां होती रहेगी। वाक्य बनाने का प्रोसेस क्या है? सीरियल नंबर 1, सबसे पहले हमें क्रियापद ढूंढना है कि वाक्य में क्रियापद कौन सा है।
जहाँ छोटा सा वाक्य है, जैसे मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रियापद हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब वाक्य में दो क्रिया की बात होती है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम जिसे क्रियापद कहते हैं वो कौन सा शब्द है। तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। सीरियल नंबर 1 में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं खाना पीना लिखना बोलना चाहती हूँ। इसमें दो क्रिया है। हम समझो सबसे पहले खाना शब्द लेते हैं, तो वो सब मैंने लाल में रखा है और चाहती हूँ मैंने ब्लू में रखा है। वो मेन क्रियापद आपका चाहती हूँ है, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। ये जो वॉन्ट है ये क्रिया आपके मन में होती है, एक भावना होती है कि नहीं मुझे ऐसा करना है। तो चाहती हूँ, आई वॉन्ट, ये वॉन्ट शब्द आपका मेन क्रियापद है। इसको अगर टेस्ट करना है तो देखो, मैं सीरियल नंबर 1 के वाक्य, पूरे वाक्य एक के बाद एक बोलता हूँ। मैं खाना चाहती हूँ, मैं पीना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। बीच वाला शब्द बदलता रहता है लेकिन चाहती हूँ वहीं का वहीं रहता है। तो ये इसकी प्रूफ है कि चाहती हूँ हमारा मुख्य क्रियापद है और आपको इसको कॉन्जुगेट करना है। समझो आपको इन चार के अलावा भी और कोई शब्द और कोई क्रिया बोलनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ वहीं का वहीं रहेगा। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। आप अंदर की क्रिया के शब्द बदलते रहो, मैं चाहती हूँ वहीं का वहीं रहेगा। तो इस प्रकार के वाक्य में जहाँ दो क्रिया की बात होती है तो मुख्य क्रियापद आपको ढूंढना है और कर्ता के बाद उसको रखना है, मुख्य क्रियापद को। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि एक वाक्य में एक ही क्रियापद आ सकता है। वो क्रियापद 3 शब्द का बना है ऐसा हो सकता है। आई विल बी वॉकिंग, तो विल बी वॉकिंग में शब्द 3 है लेकिन क्रियापद एक ही है। 3 शब्द है इसका मतलब ये नहीं कि 3 क्रियापद है, क्रियापद एक ही है, विल बी वॉकिंग। अब समझो आपने मैं का आई लिख दिया, खाना का ईट लिखा और चाहती हूं का वॉन्ट लिखा, तो आपका वाक्य इंग्लिश में क्या बनेगा? आई वॉन्ट ईट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वॉन्ट और ईट दो क्रियापद एक ही साथ आ जाएंगे। ये नियम का पालन करने के लिए इंग्लिश में क्या किया जाता है कि जो मुख्य क्रियापद है उसको कॉन्जुगेट करके ऐसा का ऐसा रखा जाता है। मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट। अगर ये भूतकाल होता तो आई वॉन्टेड, अगर भविष्य काल है तो आई विल वॉन्ट। तो जो भी कॉन्जुगेशन होता है वो चाहती हूं पे होता है, वॉन्ट पे होता है। और जो दूसरी क्रिया है उसको हम इन्फिनेटिव मूल क्रियापद के स्वरूप में डाल देते हैं, टू ईट, टू ड्रिंक, टू राइट, टू स्पीक। इन्फिनेटिव क्रियापद को ग्रामर की दृष्टि से क्रियापद नहीं माना जाता है और इसलिए चाहती हूं एक ही क्रियापद बनेगा और टू ईट क्रियापद गिना नहीं जाएगा और हमारा रूल का, हमारे नियम का पालन हो जाएगा। तो आपको ये सेंटेंस ऐसे लिखना है, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू प्ले, इस तरह से आएगा। और टेंस का कॉन्जुगेशन वॉन्ट पे होगा, टू ईट, टू ड्रिंक, टू राइट, ऐसे के ऐसे रहेंगे क्योंकि ये जब क्रियापद ही नहीं है तो इसका कॉन्जुगेशन करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब हम सीरियल नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि जो क्रियापद आपके वाक्य में आता है वो क्रिया दर्शाता है या परिस्थिति दर्शाता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे जो एम क्रियापद है वो परिस्थिति दर्शाता है कि मैं टीचर हूं, और टीचर विशेषण यानी एडजेक्टिव के स्वरूप में आता है।
वो किसके बारे में बात करता है? मेरे बारे में बात करता है कि ये मैं कौन है, तो कि मैं टीचर हूं। तो ये अलग प्रकार का वाक्य है और क्रिया वाला अलग प्रकार का वाक्य है। मैं यही वाक्य मैं टीचर हूं थोड़ा बदल के क्रिया डाल के भी लिख सकता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो यहां पे क्रिया वाला क्रियापद हो गया। अब जो परिस्थिति वाले वाक्य है उसमें जो एडजेक्टिव सिवाय के वाक्य है, एडजेक्टिव यानी मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, तो ये सब परिस्थिति वाले वाक्य है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जब आप किसको बोलते हैं कि दैट मैन इज अ डॉक्टर, तो आप दैट मैन के बारे में डॉक्टर शब्द द्वारा, डॉक्टर एडजेक्टिव द्वारा कुछ अधिक जानकारी देते हैं, इसलिए वो एडजेक्टिव है। लेकिन परिस्थिति का वाक्य है, परिस्थिति का क्रियापद है और एडजेक्टिव नहीं है, तो डमी प्रोनाउन आएगा। दूध है, देयर इज मिल्क। पानी है, देयर इज वाटर। सेब है, समझो घर में मेहमान आए हैं, तो घर में 5-6 सेब पड़े हैं, काम हो जाएगा। आज उनको उपवास है, खाना नहीं खाने का, और कोई फल दे देंगे उनको, तो इसका आर हो जाएगा। घर में 5-6 सेब पड़े हैं, तो हम देयर इज एन एप्पल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देयर आर एप्पल्स। प्रवाही का तो खैर बहुवचन होता ही नहीं है, तो देयर आर मिल्क कहने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। प्रवाही हमेशा ईज आएगा, चाहे आपके पास 100 ग्राम दूध है या 10 लीटर दूध है। तो देयर इज मिल्क, देयर इज वाटर, देयर आर एप्पल्स, देयर आर बुक्स। इस तरह से हम डमी प्रोनाउन लेके ग्रामर का नियम का पालन करेंगे, जिसमें कर्ता होना बहुत जरूरी है। ईट में भी ऐसा होता है, एक हल्की सी क्रिया भी होती है, लेकिन ये क्रिया करने वाला कोई नहीं होता। इट इज रेनिंग, बारिश गिरने की क्रिया जरूर होती है, लेकिन ये की क्रिया कौन करता है? कोई नहीं करता। अपने आप जब बादल में जो वेपर होती है भारी हो जाती है, तो गिर के बारिश बन जाती है। ठंडी हो जाती है तो गिर के बारिश बन जाती है। इट इज रेनिंग। और प्योर परिस्थिति वाले भी ईट वाले कई वाक्य है, ज्यादातर वही होते हैं कि जैसे अब विंटर का सीजन है और हिमालय के पास में जो सेंटर्स है, तो आप कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड। हम मई महीने में अहमदाबाद में कहते हैं इट इज वेरी हॉट, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज लेट, इट इज अर्ली। ये प्योर परिस्थिति दिखाते हैं और इट डमी प्रोनाउन है। तो आपको हिंदी वाक्य में देखना है कि मेरा क्रियापद क्रिया वाला क्रियापद है या परिस्थिति वाला है, और उस हिसाब से आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट चुनना है, पसंद करना है। सीरियल नंबर 3, आप सब्जेक्ट ढूंढो। अभी मैंने टेलीग्राम पे ऐसे कई वाक्य पढ़े जिसमें सब्जेक्ट है लेकिन लिखा नहीं है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं लिखा है तो, लेकिन जब आप शुरू में पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट भी लिखना चाहिए। कल मार्केट जाएंगे, आपको तकलीफ होगी ऐसा वाक्य लिखेंगे, तो आप पूरा वाक्य लिखोगे, कल हम मार्केट जाएंगे। परसों आ रहे हैं, ऐसा नहीं, परसों वो लोग आ रहे हैं, परसों मेरे मित्र आ रहे हैं, परसों मेरे संबंधी आ रहे हैं, परसों मेरा भाई आ रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट है लिखो वहां पे। तो हिंदी वाक्य संपूर्ण पूरा लिखो, फिर नंबर 2 पे हिंदी वाक्य इंग्लिश में लिखो, और फिर नंबर 2 का नंबर 3 इंग्लिश में भाषांतर करो। कई बार सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत लंबा होता है, हिंदी में चल जाता है क्योंकि हिंदी आप हर रोज बोलते हैं। हिंदी कितनी भी कठिन होगी आपको कठिन नहीं लगेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि इंग्लिश में लड़का बोले या लड़की बोले आई वॉक आता है, हिंदी में मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ। लेकिन ये आपकी भाषा है तो आपको ये फर्क दिखता भी नहीं है कि इंग्लिश के मुकाबले हिंदी ज्यादा कठिन है। गुड बॉय गुड गर्ल, हिंदी में अच्छा लड़का अच्छी लड़की। हिंदी ज्यादा कठिन है, इंग्लिश कठिन नहीं है। लेकिन हिंदी आप पैदा हुए तब से सुनते हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही हिंदी बोलने लिखने में।
तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है सीरियल नंबर 3 में, हर रोज 1 घंटा चलना अच्छा है, ये हम हिंदी में बड़े आराम से बोल लेते हैं, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है तो तकलीफ पड़ती है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतना लंबा है। हर रोज तो खैर सब्जेक्ट नहीं है, 1 घंटा चलना अच्छा क्या है, 1 घंटा चलना, और इसमें क्रिया करने वाला तो कोई और है, तो व्यक्ति का नाम तो इधर आता भी नहीं है, वाक्य की रचना भी ऐसी है कि उसका नाम नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डमी प्रोनाउन यूज करोगे तो वाक्य की रचना आपके लिए सरल हो जाएगी, जिसका एग्जाम्पल मैंने वही दिया है सीरियल नंबर 3 में। आप ये जो 3 शब्द का समूह है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, फ्रेज याद रखना, जिस शब्द समूह में कर्ता नहीं है और क्रियापद नहीं है उसको फ्रेज बोलते हैं। 1 घंटा चलना ये फ्रेज है, और इस फ्रेज को आप डमी प्रोनाउन के नाम से बोलो, इट, क्योंकि ये कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं कि हम ही या शी बोल सके, तो आप उसको इट बोलो। अच्छा है, इज गुड, तो देखो आपका प्राथमिक वाक्य तो बन गया, इट इज गुड, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है गुड क्या है भाई, आप पहली बार ईट बोल रहे हो इस वाक्य में, मुझे नहीं पता अब ईट यानी क्या अच्छा है। तो यहाँ ईट डमी प्रोनाउन है, इट इज गुड, ईट के पीछे कोई व्यक्ति वस्तु कुछ भी नहीं है, तो हमें ईट के पीछे जो आपके मन में है वो चीज गुड के बाद रखनी पड़ेगी। 1 घंटा चलना, टू वॉक फॉर एन आवर, आवर में एच बोला नहीं जाता है, इसलिए अ आवर नहीं आएगा, एन आवर आएगा, और एंड में हर रोज का एवरी डे आएगा। तो इस तरह से भाषांतर होता है, इट इज गुड टू वॉक फॉर एन आवर एवरी डे। यहाँ पे इट मैंने डमी प्रोनाउन के तरह इस्तेमाल किया है, इसके पीछे कोई भी वस्तु नहीं है। लेकिन समझो मैं आपके सेंटर पे आता हूँ, आप मुझे एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा देते हैं, मैं खा लेता हूँ मैं, फिर आप मुझे पूछते हैं ये मिठाई कैसी थी, तो मैं कहता हूँ इट इज गुड। तो यहाँ पे ईट के पीछे मिठाई है, वो जो आपने मिठाई मुझे खाने के लिए दी, इसकी बात हम करते हैं। तो इस तरह के वाक्य में जो ईट आता है वो डमी प्रोनाउन नहीं है, वो असल में प्रोनाउन है, जो हमने इसके आगे वाली शीट पे देखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लास्ट लाइन में, वो ईट है, ही शी और ईट वाला ईट है, ये सही प्रोनाउन है। ही के पीछे अशोक हो सकता है, शी के पीछे आशा हो सकती है, यहाँ ईट के पीछे मिठाई का टुकड़ा है जो आपने मुझे खाने के लिए दिया और फिर पूछा कैसा है। तो बड़ा सूक्ष्म तफावत है ये। इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड मतलब हम लोग घर के बाहर खड़े हैं, बहुत ठंड पड़ती है, और मैं कहता हूँ इट इज कोल्ड, मतलब ये डमी प्रोनाउन है, बहुत ठंड है, इसका मीनिंग ये होता है बहुत ठंड है। लेकिन आप मुझे कोल्ड कॉफी देते हैं, मैं ग्लास वहीं टेबल पे रखता हूं और आप पूछते हैं राहुल भाई पियो, क्यों नहीं पीते, तो मैं कहूंगा इट इज कोल्ड, थोड़ा कम ठंडा हुआ बाद में पीऊंगा मैं। अहमदाबाद में मई में बोलते हैं इट इज हॉट, ये डमी प्रोनाउन है, लेकिन आपने जो मुझे चाय पीने के लिए दी, मैंने 2 मिनट टेबल पे छोड़ दी, आप पूछते हैं क्यों नहीं पीते हो, मैं कहता हूँ इट इज हॉट, तो यहाँ मैं चाय की बात करता हूँ। ये संदर्भ से मालूम पड़ता है कि इट डमी प्रोनाउन है या सही प्रोनाउन है जिसके पीछे कुछ वस्तु है। ईट के पीछे व्यक्ति नहीं होती, सिर्फ वस्तु होती है। तो कोल्ड कॉफी में कॉफी थी, गरम चाय में चाय थी, और ठंड लग रही है में कोई नहीं था, तो वो डमी प्रोनाउन था। एक बार सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो सीरियल नंबर 4 में ऑब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब को पूछो क्या, जो जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी के शब्द आएंगे, उसमें खास करके जो कल मैंने सिखाया प्रपोजिशन आएगा और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आएगा। टेबल पर, किसके पर, टेबल पर। तो इस तरह से आपका वाक्य आप समझो।
इंग्लिश नियम से लिखो सीरियल नंबर 2 पे, और फिर सीरियल नंबर 3 पे इंग्लिश में लिखो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आपको बाद में सीरियल नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तो नहीं, परसों मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था एरो बना बना के कि एक सेंटेंस किस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में बनता है। करीब करीब ऐसी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़े अलग तरीके से। आप सीरियल नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले मैंने डॉलर लिखा है। डॉलर यानी क्या? ये यूएस डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने नीचे लिखा है डॉलर एडजेक्टिव है। डॉलर के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? बॉय। मैं बॉय बोलूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं भाषा बोलता हूँ, मुझे आप लोगों को सब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। तो मैं बॉय के आगे अ स्मॉल लगा देता हूँ। अ पुअर बॉय, अ रिच बॉय, अ स्मॉल बॉय, अ सिक बॉय, बीमार लड़का। तो सब्जेक्ट में इस तरह के फ्रेज आ सकते हैं, या अकेला बॉय भी आ सकता है, या अ स्मॉल बॉय भी आ सकता है। फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हिंदी में इंग्लिश में वर्ब आता है। वर्ब के बाद मैंने परसेंटेज साइन दी है, जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। परसेंटेज क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जो हमेशा क्रियापद के बाद आता है। तो आपके सेंटेंस में अ स्मॉल बॉय, फिर क्रियापद आएगा। अब ये जो एडवर्ब है वो कहाँ आएगा, इसके अलग अलग नियम है। जैसे वर्ब अगर आपका इंट्रांजिटिव है, मतलब अकर्मक है, कर्म नहीं है पीछे, तो वर्ब के बाद फौरन आ जाएगा। अ स्मॉल बॉय वॉक्स स्लोली, तो स्लोली क्रिया विशेषण है, इसका संबंध वर्ब के साथ है, वॉक के साथ है। स्लोली बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहता है हमें। बच्चे के बारे में जो कहना था वो स्मॉल शब्द ने कह दिया, छोटा बच्चा। अ स्मॉल बॉय वॉक्स स्लोली। लेकिन ये क्रियापद अगर सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, तो ये जो परसेंटेज साइन वर्ब के पीछे है वो निकल के ऑब्जेक्ट के पीछे चली जाएगी। जब मैं लिखना भूल गया हूं और अभी लिख नहीं सकता तो वहां चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अ स्मॉल बॉय ईट्स, ईट्स क्या खाता है? फ्रूट्स पीसफुली, स्लोली। आपको जो एडवर्ब लिखना है वहां लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, और बाकी के अन्य शब्द उसके बाद आएंगे। इन द गार्डन, इन हिज हाउस, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं कि क्रिया कहाँ होती है। फिर आप कब होती है भी लिख सकते हैं, इन द इवनिंग वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको वाक्य धीरे धीरे लंबा भी करते जाना है। भाषा में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जब आगे के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वाक्य अपने आप लंबे होते जाएंगे, तभी वो सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा पाऊंगा मैं। फिर से एक बार एक्चुअल वाक्य का हम रिवीजन करते हैं। ये गलती भी बहुत होती है मेंबर्स की। अब सीरियल नंबर 1 देखो, सिंपल आस्पेक्ट। आपको टेंस पे नहीं जाने का, ये नियम आस्पेक्ट के नियम है, टेंस के नहीं है। क्रिया चाहे भूतकाल में हुई, वर्तमान काल में होती है या भविष्य में होगी, आस्पेक्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। आस्पेक्ट तो एक ही सवाल पूछता है कि क्या ये काम हर रोज होता था, हर रोज होता है, हर रोज होएगा। तो आस्पेक्ट सिंपल रहेगा, टेंस कोई भी हो। और अगर सिंपल आस्पेक्ट है तो देखो मैंने क्रॉस मारा है लाल अक्षर से, कोई और शब्द नहीं आएगा। आपको टू वॉक में से टू निकाल देने का है, जो मैंने लास्ट कॉलम में लिख के दिया है। आई वॉक, आपको यहाँ आई एम वॉक नहीं लिखना है, नहीं तो दो क्रियापद हो जाएंगे, इसलिए जानबूझ के लिख के मैंने इसको काटा है। आई वॉक, भूतकाल है तो ईडी लग जाएगा, आई वॉकड़ा। फिर वहां आई वॉज वॉक नहीं आएगा, आई एम वॉक नहीं आएगा। सिंपल एस्पेक्ट में क्रियापद की धातु और उसका कॉन्जुगेशन, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आएगा। और विल
सिर्फ भविष्य काल दिखाता है, उसको हम क्रियापद ऐसे मानते ही नहीं है, क्रियापद का हिस्सा है, लेकिन इसका एक छोटा सा रोल है भविष्य काल दिखाने का। इसको वॉक से कोई लेना देना नहीं। कोई भी क्रियापद में विल लगता है अगर भविष्य काल की बात होती है, तो आई विल ईट, आई विल रन, आई विल राइट। तो ये चित्र, ये खास करके ये शीट बहुत महत्व की है। ये आपके मन में ये चित्र बैठ जाना चाहिए कि सिंपल एस्पेक्ट है तो सिर्फ क्रियापद का धातु आएगा और उसका कॉन्जुगेशन। अब हम कंटिन्यूअस पे जाते हैं, तो देखो टू बी है, टू बी का कॉन्जुगेशन मैंने नीचे दिया है। वर्तमान काल में एम, इज, आर, भूतकाल में वॉज, वेर, और भविष्य काल में बी आएगा। और आपको क्या करना है, वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देना है। देखो यहां भी मैंने प्लस साइन की है। टू बी मतलब टू बी के नीचे वाला एक शब्द आएगा और वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा। आई एम वॉकिंग। अगर आई के बदले ही होता तो एम का इज हो जाता, ही इज वॉकिंग। अगर बहुवचन होता तो आर हो जाता, बॉयज आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग। भूतकाल में आई वॉज वॉकिंग, भविष्य काल में आई विल बी वॉकिंग। तो इसका जो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, टेंस का महत्व नहीं है, आपको टू बी और उसका कॉन्जुगेशन डालना है और वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के उसको वर्तमान कृदंत बनाना है। ये अकेला क्रियापद नहीं है, लेकिन टू बी के साथ रह के संपूर्ण क्रियापद बनता है, दो शब्द वाला। एम अकेला क्रियापद है, लेकिन वो सिर्फ एडजेक्टिव दिखा सकता है, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन उसको अगर सहायक क्रियापद के रूप में आना है तो आईएनजी के साथ आना पड़ेगा, तब उसका नाम हो जाएगा सहायक, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में आएगा। तो आपको मन में इस तरह से बोलना है। आप स्नान करते वक्त भी मन में बोल सकते हैं, सिंपल में कुछ नहीं, कंटिन्यूअस में आईएनजी, आपको याद रह जाएगा। परफेक्ट एस्पेक्ट, यहाँ जो सहायक वर्ग है वो टू हैव है। इसमें वर्तमान काल, सिंपल एस्पेक्ट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैव में हैज हो जाएगा। और यहाँ पे ईडी लगेगा रेगुलर वर्ब के पीछे। इरेगुलर का तो कोई नियम नहीं है, अलग अलग शब्द आएंगे, लेकिन यहाँ का एग्जाम्पल के लिए मैंने रेगुलर वर्ब चुना है। तो जैसे ऊपर वर्बिंग होता है, यहाँ वर्बड़ा हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। बहुत सिंपल है। सिंपल मीन्स रेगुलर क्रियापद है तो हर जगह ईडी ईडी लगता है। ये ईडी अकेला आएगा तो अपने आप में ये भूतकाल है, सिंपल पास्ट टेंस है, आई वॉकड। लेकिन हैव के साथ कंपनी में आया तो उसका रोल बदल गया। आई वॉकड भूतकाल, आई हैव वॉकड भूतकृदन पास्ट पार्टिसिपल। वही शब्द है जो मैंने प्रश्न पूछा था कि मैं कौन हूं, पिता हूं या पुत्र हूं। मैं दोनों हूं। पुत्र के लिए मैं पिता हूं, पिता के लिए मैं पुत्र हूं। तो संदर्भ से इंसान का रोल जाना जाता है कि हम किस संदर्भ में बात करते हैं। तो यहाँ संदर्भ है टू हैव, और टू हैव का संदर्भ है, इसलिए वॉकड पास्ट पार्टिसिपल बन गया। हालांकि शब्द वही है, आई वॉकड, आई हैव वॉकड, एग्जैक्टली वो शब्द है। और रेगुलर क्रियापद में हमेशा यही आएगा आपको, आई कुकड, आई हैव कुकड, सब जगह ये आएगा रेगुलर क्रियापद में। तो आपको ध्यान रखना है, हैव के साथ है तो भूतकृदन और परफेक्ट एस्पेक्ट, और बिना हैव है तो सिंपल पास्ट टेंस, आई वॉकड। अब आपको मन में रटन करने का इसका, सिंपल में कुछ नहीं, कंटिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में ईडी। ये सेंटेंस लिख लो कागज पे और ये बिल्कुल आपके दिमाग में घुसा दो, नहीं तो आप एस्पेक्ट, और इसको टेंस से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट की बात करता हूं। टेंस का कॉन्जुगेशन वो एक्स वाली कॉलम में होगा। देखो, आई एम वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई विल बी वॉकिंग। वॉकिंग तो हर जगह वॉकिंग ही रहता है, इसका कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान कृदंत है, इसका कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता।
इसके नीचे देखो 3 नंबर में आई हैव वॉकड, आई हैड वॉकड, आई विल हैव वॉकड। तो वॉकड वही रहता है क्योंकि ये भूत कृदंत है, ये क्रियापद नहीं है और भूत कृदंत का कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो सीरियल नंबर 2 में टू बी के साथ मिलके वर्तमान कृदंत क्रियापद बन जाता है, सीरियल नंबर 3 में हैव के साथ मिलके बन जाता है। सिंपल में कुछ नहीं, कंटिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में ईडी। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ मीन्स कंठस्थ नहीं, लेकिन आपकी नजर के सामने ये चार्ट रहना चाहिए, तब आप वाक्य बना पाएंगे। और एग्जाम्पल मैंने इस शीट पे दिए हैं, दूसरा क्रियापद रख के, बात तो वही की वही है, खाली क्रियापद मैंने बदली कर दिया है प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे जो क्रियापद है वो सकर्मक है। मैं लास्ट कॉलम पढ़ता हूँ, वी बॉयल पोटेटोस। देखो कोई भी सहायक क्रियापद नहीं है सिंपल आस्पेक्ट में, बॉयल, उसको ईडी लग गया, वी बॉइल्ड पोटेटोस। और जो पहला वाक्य है वी बॉयल पोटेटोस, वही वाक्य तीसरा है, वी बॉयल पोटेटोस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में भविष्यकाल है ही नहीं, इसलिए मुझे जबरदस्ती बाहर से विल नाम के शब्द की मदद लेनी पड़ती है। मैं खेलूंगा, ये खेलूंगा जैसा शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। सो वी बॉयल पोटेटोस, तीसरे में भी वी बॉयल पोटेटोस, वी विल बॉयल पोटेटोस। ईडी बीच में ईडी लग गया तो दूसरा वाक्य हो गया भूतकाल वाला। तो आप देख सकते हैं सिंपल एस्पेक्ट में बाहर का कोई शब्द नहीं है। फिर आप कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में जाओ तो आईएनजी आ गया और टू बी का कॉन्जुगेशन आ गया। फिर सीरियल नंबर 4 में जाओ तो ईडी आ गया और हैव आ गया। तो ये इनका टीम है, ये इनकी कॉम्बिनेशन है। टीम कहाँ होती है? सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 4 में। सीरियल नंबर 2 को कोई टीम नहीं चाहिए, वो अकेला खड़ा है अपने आप। इसलिए नीचे लाल में लिखा है अकेला बॉयल, किसी के साथ बॉइलिंग या बॉइल्ड। आप इसको लंबा भी कर सकते हैं वाक्य को, अकेला बॉयल, टू बी के साथ बॉइलिंग, हैव के साथ बॉइल्ड। आपको जैसा याद रहता है, जैसे, क्योंकि एक मेथड सबको ना भी जचे, किसको ये अच्छा लगे, किसको वो अच्छा लगे, वो अलग बात है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। कल फिर मैं आपको प्रपोजिशन सिखाऊंगा ताकि हम सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, इससे आपकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप साइकिल खाली यही गली में चला सकते हैं, दूसरी गली में जाएंगे तो गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा काम है आपको साइकिल चलाने सिखाने का, फिर आप कोई भी गली में लेके जाओ। अगर मैंने सच्चा सिखाया है और आपने सच्चा पढ़ा है, सीखा है, तो आप किसी भी गली में चला सकते हो साइकिल। तो छोटे बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपाउंड में ही साइकिल चला सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज का सेशन बंद करता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने अच्छा रिवीजन करवाया है आपको। आप प्रैक्टिस करना और टेलीग्राम पे और ट्रैफिक बढ़ना चाहिए। आप समझ सकते हैं मैं आपके सब सवाल का करीब करीब जवाब दे देता हूँ। कोई छूट गया तो सॉरी, लेकिन मैं जानबूझ के कोई भी प्रश्न छोड़ता नहीं हूँ मैं। और इतना ही नहीं, मैं बड़े डिटेल में समझाता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा किया। अगर एक शब्द के साथ और 2-3 शब्द जुड़े हुए होते हैं तो उसके बारे में भी मैं लिखता हूँ। तो ये सब काम मैं चालू ऑफिस से करता हूँ आपके लिए। हर 1-2 घंटे के बाद मैं टेलीग्राम पे आता हूँ और आपके सवाल के जवाब देता हूँ। मैं रात को फाइल बनती है, दूसरे दिन सुबह में वो अपलोड हो जाती है। तो इस तरह से काम होता है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, इतनी आशा आपसे रखता हूँ कि आप भी कम से कम मेरे जितनी मेहनत करेंगे। ये 5 मिनट में आप सीख ले, ऐसी भाषा नहीं है ये। तो थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। और अब मंडे मिलेंगे शाम को, और उस वक्त मैं बाकी के प्रपोजिशन के बारे में बात करूंगा। एक दिन में खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्यूसडे को वो चालू रहेगा। और फिर हम इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे कि ये सारे टॉपिक अंदर आ जाए। इसमें मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी दे दूंगा और क्वेश्चन भी दे दूंगा, सब दे दूंगा मैं। So once again, thank you and see you on Monday evening.